इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके पास तीन चीज़ें हैं। एक है आपके पास इलोंगेशन फैक्टर G, एक है आपके पास प्रोटीन X और एक है आपके पास GTP। ठीक है, जब हम तीनों के साथ अगर हमने एक किसी प्रोटीन का हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन चलाया है तो उसमें आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 30s, 50s और 70s, जो पैनल 1 की तरह शो कर रहा है। यानी कि 70s की यूनिट ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा है, 50s का उससे कम है, 30s का उससे ज़्यादा कम है। ये तीनों के केसेस में लाइकवाइज मिल रहा है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया है, जब EG के साथ हमने GTP को ज्वाइन कर दिया है तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम है। प्रोटीन X के साथ हमने GTP को ज्वाइन किया है तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम है। यानी कि GTP का कोई रोल इसमें नहीं आ रहा है। जो रोल है आपका या तो ये इलोंगेशन फैक्टर G का है या फिर प्रोटीन X का है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया है, द राइबोसोमल प्रिपरेशन वाज इंक्यूबेटेड विद प्रोटीन X। जब हमने इसमें प्रोटीन X मिलाया है, इलोंगेशन फैक्टर G मिलाया है और उसके बाद GTP मिलाया है, तो उसके पास आपको जो पैनल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके पैनल 2 में शो कर रहे हैं। यानी कि 50s की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, 30 की बढ़ गई है, 70 की गिर गई है। इसका मतलब क्या है कि GTP का कोई रोल तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था, कोई रोल नहीं है। X और EFG का कोई रोल है। अब ये डिसाइड करना है कि किसका क्या रोल है। अब ये इस पैनल से पता चल रहा है कि 70s का जो वॉल्यूम है वो गिर रहा है। यानी कि उसका मतलब जो आपकी जो सब यूनिट है वो डिसोशिएट ज़्यादा हो रही है 50s और 30s में, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर सिर्फ 50s का बढ़ता तो हम इस कंक्लूजन पर नहीं आ सकते थे, लेकिन क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो 70s की जो यूनिट है वो आपकी डिसोशिएट ज़्यादा हो रही है। यानी कि आपका प्रोटीन X जो है आपका डिसोशिएशन फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि इन सब यूनिट्स को डिसोशिएट कर रहा है। प्रोटीन X इज अ डिसोशिएशन फैक्टर विद विच फंक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलोंगेशन फैक्टर G एंड GTP। ठीक है, ये इस चीज़ से क्लियर हो गया कि क्योंकि GTP तो हमने पहले ही निकाल दिया था कि GTP का कोई रोल नहीं है। EFG का और X का हमें डिसाइड करना था, X का हमने डिसाइड कर दिया कि डिसोशिएशन फैक्टर है, जिसी की वजह से आपकी 70s की कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम जो है वो गिर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के बारे में। RNA की जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में आपको याद होगा कि एक 5 प्राइम कैप लगती है RNA पर और 2-3 चीज़ें पॉलीआडेनाइलेशन टेल लगती है। तो इन्हीं के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं और में चेक करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सून आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन RNA polymerase 2 pauses 30 nucleotides downstream from the site of initiation until the cap structure is added the 5 prime end of the nascent mRNA। ये क्या कह रहा है कि जैसे ही आपकी जो आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होता है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन जो DNA आपका जो आपका RNA बनना शुरू होता है, तो उसमें क्या करता है कि जैसे ही आपका 30 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम पर आकर आपकी प्रोसेसिंग रुक जाती है और तब तक रुकी रहती है जब तक आपकी इस पे 5 प्राइम कैप आकर नहीं जुड़ जाती। ये बात सही है क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेटली 30 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम पर रुक जाता है ये प्रोसेस, और जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक इससे 5 प्राइम की कैप ऐड नहीं हो जाती। तो ए पॉइंट सही है। अब ए पॉइंट्स आपको ऑप्शन में देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन में है और आपका फोर्थ ऑप्शन में है, तो यानी कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आप यहीं पर कट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में कॉमन कोई है, कॉमन इसमें कोई नहीं है, तो हम लोगों को सारे पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ते हैं या पढ़ेंगे या देख लेने चाहिए कि सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द 5 प्राइम स्प्लाइस साइट्स आर फंक्शनली डाइवर्जेंट वेयर एज द 3 प्राइम साइट्स आर फंक्शनली इक्विवेलेंट। ये बात गलत है। 3 प्राइम साइट जो है वो भी आपकी जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो वो भी फंक्शनली डाइवर्जेंट होती है। तो बी पॉइंट आपका गलत हो गया। तो जैसे ही आपका बी पॉइंट गलत होता है उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है ACE। तो सी पॉइंट चेक कर लेते हैं, सी पॉइंट क्या है। द एडिशन टू हेल्पिंग इन रिकॉग्निशन ऑफ द स्प्लाइस साइट, द एक्सॉन डेफिनेशन also function as a splicing regulator by allowing pairing and linking of adjacent 5 prime and 3 prime splice sites। तो एक्सॉन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट सही है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है ACE जो आपका पास सही
सारे पॉइंट्स को करेक्ट इंक्लूड कर रहा है, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेप्लिकेशन का एक और क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि इन द डायग्राम बिलो द डॉटेड लाइन मार्क्स द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन आपको पता है, रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे लगे शुरू होगा, ये आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगी, ये आपकी 5 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम, यहाँ से आपने बीच में से बाइफर्केट कर दिया और उसके बाद वो कह रहा है कि राइट में आपके क्या ऑप्शन आएगा और लेफ्ट में आपके क्या ऑप्शन आएगा, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो उसको थोड़ा सा डिटेल में ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को। अगर हमने इस डायग्राम को अगर हम डिटेल में ड्रॉ करें तो ये ऐसे शुरू होगा, ये आपका लेफ्ट वाला पोर्शन आ जाएगा डॉटेड लाइन के, और ये आपका राइट वाला पोर्शन आ जाएगा डॉटेड लाइन के। तो अब क्या कह रहा है, अब इसमें से मार्किंग कर लेते हैं। 5 प्राइम किस तरफ आएगा, ये 5 प्राइम 3 प्राइम रहेगा, उसके बाद ये आपका 5 प्राइम 3 प्राइम रहेगा, उसके बाद ये आपका 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, सॉरी ये वाला आपका 3 प्राइम और ये वाला आपका 5 प्राइम। तो अब इसमें जब रेप्लिकेशन शुरू होगा तो चेक करते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर्स यूजिंग द अपर स्ट्रैंड। अब क्योंकि हमें लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ से बनता है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा बनेगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस शुरू होगी यहाँ से, ऐसे ही यहाँ से एक लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस शुरू होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसका ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आपके इस डायरेक्शन में बनेंगे नीचे वाले स्ट्रैंड पर, और ये ऐसे ही यहाँ पर आपके ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि लीडिंग स्ट्रैंड यानी कि आपका ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है और आपका एक ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है। तो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर्स यूजिंग द अपर स्ट्रैंड एज द टेम्पलेट ऑन द राइट, यानी कि राइट में आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ पर नहीं हो रही है, वहाँ पर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, नीचे वाले पे हो रही है। जबकि अगर आपके ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर्स यूजिंग द लोअर स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका बी वाला पॉइंट सही है कि राइट साइड में जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है वो आपका लोअर वाली साइड को टेम्पलेट मान के स्टार्ट हो रहा है। तो बी पॉइंट सही है आपका, ए पॉइंट गलत है। तो बी पॉइंट सही हो गया तो आपका ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गई। आगे अब आपके पास बचता है ऑप्शन सी और डी में सेलेक्ट करने के लिए। सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, तो लाइगेज डेफिशिएंट। लाइगेज आपका एंजाइम जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को बाइंड करने के लिए या लाइगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें इस केस में लाइगेज एंजाइम नहीं है, उस म्यूटेंट में लाइगेज डेफिशिएंट है वो, तो वो क्या कह रहे हैं, अ लाइगेज डेफिशिएंट म्यूटेंट वुड अफेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द अपर स्ट्रैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन। अब हमें चेक करना है कि लाइगेज कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है इसमें, वुड अफेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द अपर स्ट्रैंड। लेफ्ट साइड आपकी कौन सी है, ये वाली लेफ्ट साइड है, ये वाली आपकी राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड के अपर स्ट्रैंड पे आपका लाइगेज डेफिशिएंट का इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है। आपका आएगा लाइक रेप्लिकेशन ऑफ द लोअर स्ट्रैंड ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लोअर स्ट्रैंड पे आपके ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जिनको बाइंड करना लाइगेशन से, वहाँ पर आपका इफेक्ट आएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि बी और डी आपका थर्ड ऑप्शन इस केस में सही है।